राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का किया दौरा। राष्ट्रपति ने कहा, प्रकृति हमारे राष्ट्रीय धरोहर का हिस्सा और इसलिए हमें इसके संरक्षण के प्रयासों में जुटे रहना चाहिए। ओडिशा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2015 से 2019 के दौरान नक्सली घटनाओं में आई कमी। भुवनेश्वर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। चंद्रयान-3 आज चंद्रमा की कक्षा में करेगा प्रवेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया, अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक की लगभग 2/3 दूरी कर चुका है तय। इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें। तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में बनाया स्थान। सेमीफाइनल में अपने ही देश के प्रियांशु राजावत को सीधे गेम में हराया। फाइनल में रविवार को चीन के वेंग होंगयांग से होगा सामना। और भारतीय युवा तीरंदाज अदिति गोपीचंद स्वामी ने रचा इतिहास। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। फाइनल में 17 वर्षीय अदिति ने मैक्सिको की तीरंदाज को हराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां महावतों के साथ संवाद किया। साथ ही राष्ट्रपति ने वहां मौजूद हाथियों के साथ भी वक्त बिताया। महावतों ने बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ने वहां ऑस्कर पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स का भी जिक्र किया। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि प्रकृति हमारी राष्ट्रीय धरोहर का हिस्सा है और इसलिए हमें इसके संरक्षण के प्रयासों में जुटे रहना चाहिए। For all of you that the activities of Tamil Nadu Forest Department got global recognition for its elephant care management through this documentary. As a part of preserving our national heritage, it is our national responsibility to protect our elephants. इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रगति मैदान में पुस्तकालयों महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय महोत्सव में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर विचार विमर्श शुरू करने के लिए विश्व के प्रतिष्ठित पुस्तकालयों की जानकारी उपलब्ध होगी। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट। संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तकालयों का महोत्सव 2023 का शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। इस मौके पर रामपुर रजा लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने के जश्न की शुरुआत भी की गई। पुस्तकालयों की एक निदेशिका के शुभारंभ के साथ ही 22 स्थानीय भाषाओं में कर्सिव राइटिंग पुस्तकों के सेट का भी विमोचन किया गया। दीर्घकालिक सहयोगात्मक कार्यक्रमों के लिए 3 प्रमुख पुस्तकालयों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना शामिल रहा। राष्ट्रपति ने इस मौके पर सुझाव दिया कि पुस्तकालयों को ड्राइंग रूम एंड स्टडी ऑफ द कम्युनिटी के रूप में लोकप्रिय किया जाए। पुस्तकालय सामाजिक सम्मेलन का केंद्र भी बने और स्वाध्याय और चिंतन का भी। उन्होंने पुस्तकों और पुस्तकालयों के महत्व पर चर्चा के साथ पांडुलिपियों के संरक्षण और पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटाइजेशन की बात पर भी बल दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तकालयों का विकास समाज और संस्कृति के विकास से जुड़ा हुआ है। पुस्तकालयों का विकास समाज और संस्कृति के विकास से जुड़ा हुआ है। ये सभ्यताओं और संस्कृतियों की उन्नति का पैमाना भी हेतु होता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने तथा अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में कल्चर ऑफ रीडिंग यानी स्वाध्यायों की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का ये प्रयास बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री और संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी पुस्तकालयों के महत्व पर अपने विचार साझा किए। देश में जो महापुरुष हुए उन्होंने बहुत सी चीजें लाइब्रेरी के बारे में कही है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बात करें जो हमारे
पूर्व राष्ट्रपति भी रहे, मिसाइल मैन के नाम से जाने भी जाते हैं। वो क्या कहते हैं लाइव इस बुक्स के बारे में, वन बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट वन गुड फ्रेंड्स इज इक्वल टू ए लाइब्रेरी. It is APJ Abdul Kalam. Festival of Libraries in a country like India is just a remnants of our past. And the past, which was a glorious past, the past which gave India the edge at that point in time, and we were called Vishwa Guru, not in the air, but Guru is definitely related to the knowledge system. इस मौके पर देश भर से आए पुस्तकालयों से जुड़े लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। अपने आप में उत्कृष्ट आयोजन है। देश में पहली बार पुस्तकालयों को लेकर के कोई राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं सरकार को और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं एक पुस्तकालय अध्यक्ष होने के नाते। बहुत ही अद्भुत कार्य हुआ है। इसके माध्यम से देश भर में एक मैसेज जाने वाला है कि भाई गांव में, शहरों में हर जगह लाइब्रेरी होना चाहिए, और ये लाइब्रेरी इस कल्चर से देश के अंदर एक नई जो खेप जो पैदा होगी, जो नई जनरेशन जो किताबों से जुड़ेगी, उसका एक अलग ही बौद्धिक उनका जो क्षमता उनके अंदर डेवलप होगी। इस 2 दिवसीय महोत्सव में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर विचार विमर्श शुरू करने के लिए विश्व के प्रतिष्ठित पुस्तकालयों की जानकारी उपलब्ध है। इससे पुस्तकालय क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। महोत्सव के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपस्थित रहेंगे। पुस्तकालय महोत्सव एक अनूठा आयोजन है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा पहली बार आयोजित किया गया है। इसमें देश भर की तमाम छोटी बड़ी लाइब्रेरी उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की पुस्तकों को सहेजने के साथ आम जनता तक पहुंचाने का एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। कैमरामैन विनय तिवारी और वाई.के. लोकनाथ के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी में भुवनेश्वर में एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से राज्य में विकास और रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। उड़ीसा के खनिज समृद्ध अंगुल और ढेंकनाल जिलों को राज्य के बाकी हिस्से और नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के साथ जुड़ने में बहुत महत्वपूर्ण। और आज एक दूसरा काम भी हुआ, कालाहांडी के मोटर से बैनर तक लाडू गांव के रास्ते होकर रोड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की भी शुरुआत हुई। भूमि पर बने हुए राजमार्ग वो व्यक्ति की हथेली में बनी हुई भाग्य रेखा के समान होते हैं। देश का भाग्य राजमार्गों के साथ जुड़ा हुआ है। देश का विकास, देश का अर्थतंत्र का विकास वो राजमार्गों के साथ जुड़ा है। और मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर राजमार्गों के विकास के लिए ढेर सारा काम किया है। राज्य में नक्सलवाद की कमी पर गृह मंत्री ने कहा कि साल 2015 से 2019 तक नक्सली घटनाओं में 30%, तो मुठभेड़ों में 32% और सुरक्षा कर्मियों की मौत में 56% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए सहयोग देने के लिए ओडिशा सरकार और नवीन बाबू को धन्यवाद देता हूं। एक जमाने में ये पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित था। 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को साथ में लेकर, इसमें राज्य सरकारों की भी बड़ी भूमिका है, साथ में लेकर नक्सलवाद पर नकेल कसने का सफल प्रयास किया है और उसके नतीजे भी आए हैं। 2015 से 2019 तक नक्सल घटनाओं में जो संख्या थी उसकी 30% कमी आई है। मुठभेड़ों में 32% कमी आई है। मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या में 56% कमी आई है। गृहमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर घाटी के चहुमुखी विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया है।
5 अगस्त के दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर धारा 370 को समाप्त कर और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक करने का काम, ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उसके बाद आज कश्मीर न केवल मेन स्ट्रीम में आया है, कश्मीर के अंदर शांति है और विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर समग्र देशवासी और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद, LWE और आपदा प्रबंधन पर एक बैठक में भी भाग लिया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने गुजरात दौरे के दौरान आज IIM अहमदाबाद द्वारा आयोजित हेल्थ केयर समिट को संबोधित किया। IIM अहमदाबाद के RGM ऑडिटोरियम में उन्होंने कहा कि कोविड के बाद पिछले 3 से 4 सालों में दुनिया भर में स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियां बढ़ी हैं। हम दुनिया भर के देशों में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर अब चर्चाएं हो रही हैं। डॉक्टर्स की कमी को भी पूरी करनी है, हेल्थ को एक्सेसिबल बनानी है, यानी कि आपको रूरल एरिया तक हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करनी है। टर्सरी केयर हेल्थ सिस्टम को भी डेवलप करनी है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हेल्थ को एक्सेसिबल और एफोर्डेबल बनानी है। ये सब सारी इकोसिस्टम के लिए आप सोचेंगे तब आप एक हेल्थ सिस्टम को बना पाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए देश में डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा। हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, लास्ट 3-4 साल से जिसके बारे में सबसे ज्यादा, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट वर्ल्ड वाइड डिस्कशन हो रहा है। हम सब लोगों ने हमारी क्या कमी है, हमारे हेल्थ सेक्टर में क्या रिक्वायरमेंट है, पेंडेमिक ने हमें बता दिया। और यही क्राइसिस ने हमने हेल्थ सेक्टर के लिए रीथिंकिंग के लिए हमें सूचित किया है, रीप्लानिंग करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें प्रेरित किया है। और हेल्थ सेक्टर में रीडेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें सोचने के लिए दिशा निर्देश इस घटना से हमें मिल रहा है। श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से वर्ष 2014 तक देश में MBBS की जितनी सीटें थीं उससे अधिक मोदी सरकार के पिछले 9 सालों में बढ़ाई गई हैं। आजादी के बाद 2014 के पहले देश में MBBS की सीट केवल थी 52,000। आज 9 साल में 1,07,000 MBBS की सीट है। This year we have given to approval of 54 new medical college। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन की आज तीसरी वर्षगांठ है। इस अवसर पर भगवान रामलला का दरबार फूलों से सुसज्जित होगा और उन्हें विविध व्यंजनों का भोग भी लगाया जाएगा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की थी और 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर मंदिर की आधारशिला रखी थी। बीते 3 वर्षों में राम मंदिर आकार ग्रहण कर चुका है और जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में रामलला की प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को एक ऐतिहासिक बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तैयारियों में जुटा हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर कहा है कि यह एक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बहुत बड़ी सलाह दी है
कि वो बड़े पदों पर बैठे लोग वाणी का संयम रखें। साथ ही रविशंकर ने कहा कि कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी को सरकारी संस्थानों और बड़े व्यक्तियों पर टिप्पणी करने समय अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। और इसी के साथ ही बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। अरे बेटा बच के शाबाम बोरबम बाराबरी बम काम काम बोरबम शाबाम बोरबम यू गॉट टू बी केयरफुल। बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। कपिल मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई का उन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के निर्देशानुसार कपिल मिश्रा को यह जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध की हालिया घटनाओं को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद प्रदेश के जनजातीय और पहाड़ी समुदाय के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्हें अब दशकों से चले आ रहे भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि इन्हें भी समान अधिकार मिल रहा है। सरकार ने बीते 4 साल के दौरान उनकी भूमि, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए हैं। डीडी न्यूज संवाददाता रमा त्यागी ने एलओसी से सटे गाँव के लोगों से इस बारे में बातचीत की। तीन 370 के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार तेज हुई है, तो दूर दराज के इलाकों तक इस रफ्तार का फायदा पहुंच रहा है। यहाँ तक कि जो एलओसी के पास गांव हैं, उन्हें भी विशेष तरह के अधिकार मिले हैं। दशकों से ऐसे तबके थे जिन्हें समान अधिकार नहीं मिला था, जिन्हें जो योजनाएं आती थी उनका लाभ नहीं मिल पाता था। उसकी वजह से अब उन्हें समान अधिकार भी मिला है, सम्मान भी मिला है और विकास का लाभ भी मिल रहा है। बारामूला में एलओसी के नौशेरा से हमारे साथ मीर मुश्ताक जी मौजूद हैं। 370 के बाद क्या बदलाव? और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है, जो यहाँ आपको बता दें, इसरो की तरफ से जो सूचना मिल रही है, चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करीब 7 बजे का समय दिया गया था और उसी के तहत अब ये जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराने के जो निर्देश हैं वो भेजे हैं। लगभग 2/3 दूरी चंद्रयान 3 जो है अपनी पूरी कर चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, चंद्रयान 3 जो कि अब चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और इसके लिए इसरो द्वारा जो निर्देश है वो भेजा गया है। बाकायदा प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। 7 बजे का समय दिया गया था और करीब उसी समय के अनुसार ही जो पूरी प्रक्रिया है ये शुरू हुई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी आशा खानम का। आशा, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है? और जिस तरीके से समय दिया गया था 7 बजे का, लगभग उसी समय पर ये जो निर्देश है भेजा गया है इसरो द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल। बेंगलोर में स्थित आइस ट्रैक है जो चंद्रयान को ट्रैक करता है और आइस ट्रैक के तमाम वैज्ञानिक इस समय केंद्र में मौजूद हैं और ठीक 7 बजे यहाँ से कमांड देना शुरू किया। तो ये जो है आज इसरो के तमाम वैज्ञानिकों के लिए और इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम पड़ाव, बहुत ही नाजुक पड़ाव है, क्योंकि आज चंद्रयान को चांद के पहले कक्ष में भेजा जाएगा। यानी जो कमांड आज भेजे जाएंगे उसके तहत चंद्रयान जो चांद का पहला कक्ष है उसमें एंटर करेगा और लगातार 5 कक्ष इसके बदले जाएंगे और 23 तारीख को चंद्रयान जो है चांद की सतह पर उतारा जाएगा। तो ये बहुत ही अहम पड़ाव, बहुत ही नाजुक पड़ाव है और बहुत ही
उत्साह है इसरो के साइंटिस्ट और कमांड भेजे जा रहे हैं। और ये आज का जो दिन है इसलिए भी अहम है क्योंकि आज का दिन चंद्रयान के भविष्य को तय करेगा। यानी चंद्रयान जब चांद की पहली कक्ष में एंटर करता है, पहली कक्ष में डाला जाएगा, तो उसके बाद उसका जो सफर जो है वो कितना आसान होगा, तो वो आज तय होगा। और धीरे धीरे जो जैसे जैसे ये चांद के करीब पहुंचता जाएगा, इसकी जो डी ऑर्बिटिंग होगी, जो मनूवर्स होंगे वो किए जाएंगे। और 4 और मनूवर के बाद 23 तारीख को जो है चांद की सतह पर चंद्रयान लैंडर जो है उतर जाएगा। फिर रोवर चंद्रयान की सतह का जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा। तो भारत बहुत ही उत्साह के साथ, भारत के तमाम वैज्ञानिक, भारत के तमाम लोग बहुत ही आशा के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए हैं। और इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जो प्लान्ड तरीके से जो कमांड दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से मैन्यूवरिंग होगी, ये सक्सेसफुल रहेगी। और करीब 15-20 मिनट का वक्त होता है ये तमाम कमांड्स आइसट्रैक से देने के लिए, और उसके बाद पहली ऑर्बिट में चंद्रयान पहुंच जाएगा। बिल्कुल आयशा, जैसा आपने बताया कि जो पहली कक्षा है उसमें प्रवेश करेगा चंद्रयान 3, लेकिन इससे पहले भी ये 2 बार इसरो जो है इस प्रक्रिया को कर चुका है। और ऐसे में न सिर्फ जो उम्मीदें हैं वो लगातार बंधी हुई हैं, कि आपकी कुछ बातचीत हुई वहां जो वैज्ञानिक मौजूद हैं उनसे? देखिए, इस समय तमाम वैज्ञानिक इस कार्य को ऑपरेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमने जब बात की थी इसरो के चेयरमैन से कुछ समय पहले, उनका एक कहना था कि इसरो ने इस मिशन को लेकर इसरो ने तमाम वो तैयारियां की है जिसमें कहीं भी कोई भी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि इसरो ने पिछले एक्सपेरिमेंट से काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ फीडबैक्स लिए गए हैं जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए थे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 के जरिए। तो इसरो ने इस मिशन में वो तमाम तैयारियां की है कि इससे इस बार किसी तरह की कहीं भी कोई चूक ना हो। तो इस बार जो एडवांस और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए, AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के तहत इसमें जो कमांड दिए गए हैं, इसके तहत इसरो को उम्मीद है कि ये जो आज का कार्य है वो आसानी से इसरो पार कर लेगा। देखिए, इसरो के लिए ये ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 के तहत इसरो ने ठीक इसी तरह की ऑर्बिटिंग की थी, और चंद्रयान 2 जो है लगभग पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई। हालांकि अभी भी ऑर्बिटर चांद के ऑर्बिट में घूम रहा है, अभी वो उसको पूरी तरह से नाकाम नहीं कह सकते। जी। इसरो के वैज्ञानिकों को इस बात का अंदाजा है, इस बात का पूरा साइंटिफिक फीडबैक है कि किस तरह से, कितने केयरफुल तरीके से ये मैन्यूवरिंग की जाएगी, और जो रफ्तार है चंद्रयान की, उस रफ्तार को किस तरह से धीमे किया जाना है और किस तरह से उसको मैन्यूवर किया जाना है, ये तमाम चीजें जो है इसरो के वैज्ञानिक भली भांति समझते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में इसरो के वैज्ञानिकों को यकीन है कि वो कहीं भी कोई चूक नहीं होने देंगे। बिल्कुल आयशा, ना सिर्फ यकीन इसरो के वैज्ञानिकों को बल्कि पूरे देश उम्मीद लगा के बैठा है कि जो पहली कक्षा में चंद्रयान 3 है कब वो प्रवेश करेगा। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि ठीक 7 बजे जो निर्देश है वो भेजा गया है, उसके बाद कब तक की जो जानकारी है हासिल हो पाएगी कि वो ऑर्बिट में पहुंच चुका है, पहली कक्षा में, चंद्रमा की पहली कक्षा में पहुंच चुका है चंद्रयान 3? देखिए, लगभग ये 15-20 मिनट के कमांड्स होते हैं, और उसके बाद इसरो कमांड देने के बाद इंतजार करेगा कि किस तरह का सिग्नल रिसीव होंगे ट्रैकिंग स्टेशन पर, जो बेंगलुरु के पीनिया में स्थित है आइसट्रैक ट्रैकिंग केंद्र। तो यहाँ पर सिग्नल रिसीव होंगे, यहाँ पर फीडबैक मिलेगा, तो तब इसरो औपचारिक तौर पर ऐलान करेगा कि किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो हमें औपचारिक तौर पर इसरो के ऐलान करने का इंतजार है, क्योंकि इसरो ये तमाम प्रक्रिया जो है सिग्नल के रिसीव होने के बाद, तमाम कैलकुलेशंस के बाद इसरो इसको औपचारिक तौर पर ऐलान करेगा कि ये ऑर्बिटिंग जो प्रोसेस रहा, लूनार ऑर्बिट में चंद्रयान को भेजने का प्रोसेस रहा, ये कितना सफल रहा, और क्या क्या पैरामीटर्स, किन किन पैरामीटर्स के तहत, और इस चंद्रयान को कितनी स्पीड इसकी घटानी पड़ी, कितनी इसकी वेलोसिटी घटानी पड़ी, कितनी तेज करनी पड़ी, ये तमाम चीजें जो पैरामीटर्स हैं, इसको औपचारिक तौर पर इस कार्य को पूरा होने के बाद ऐलान करेगा। बिल्कुल आयशा, आप लगातार नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और आइए अब बात करते हैं भारतीय रेल की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के करीब 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इन 508 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। भारतीय रेल देश के परिवहन ढांचे का एक ऐसा अहम हिस्सा है, या यूं कहें कि ट्रांसपोर्टर है, जिससे रोजाना 5 से 6 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। ये विश्व के सबसे बड़े और व्यस्ततम रेलवे नेटवर्क्स में से एक है, जो देश के हजारों शहरों और नगरों को परस्पर जोड़ते हुए करोड़ों लोगों को यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराता है। भारत सरकार के नए भारत के स्वप्न को साकार करते हुए पिछले 9 वर्षों से भारतीय रेल की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंतर्गत आधारभूत ढांचे, तकनीक और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को गति प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण का शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे पे बहुत बड़ा फोकस है। रेलवे सेफ्टी हो, पैसेंजर्स की सुविधाएं हो, नई टेक्नोलॉजी लाना हो, स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो, इन सब पे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है। इसी क्रम में 508 स्टेशंस जो कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित है, उनका फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी रखेंगे। इन सब स्टेशंस की मास्टर प्लानिंग हुई है, बहुत अच्छे डिजाइन बने हैं, जिसमें स्टेशन को एक तरीके से उस शहर का, उस कस्बे का एक प्रमुख स्थान बनाने के लिए रीडेवलप कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनने वाले ये सभी रेलवे स्टेशन को अगले 40 से 50 वर्षों के हिसाब से पुनर्विकसित किया जाएगा। इन सभी रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रणाली को भी विकसित किया जाएगा। अमृत काल में अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होना है। इसी कड़ी में फेज 1 के अंतर्गत प्रधानमंत्री 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे, जो उन सभी रेलवे स्टेशनों के गौरव, उसकी कला और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगे। इन स्टेशनों पे कार्य करने की एजेंसीज कॉन्ट्रैक्ट्स भी फाइनलाइज्ड है और कार्य इमीडिएटली शुरू किया जाएगा। और हम लोग आशा करते हैं कि आज अगले 8-9 महीने में पूरा कार्य, जिसमें स्टेशन भवन का निर्माण, साथ में उसकी फिनिशिंग में भी आप लोग जानते हैं बहुत टाइम लगता है, ये पूरा हो जाए। इसमें मेन चीज़ें हैं कि स्टेशन का एक उन्नत रूप दिखेगा, चौड़े प्लेटफॉर्म्स होंगे, रूफ प्लाजा होगा, 12 मीटर का FOB होगा, आवागमन बहुत ही स्मूथ रहे और एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का उन लोग अनुभव कर सकें। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं से अवांछित ढांचों को हटाकर रेलवे स्टेशन तक सुगम पहुंच बनाना, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, खुले सर्कुलेटिंग एरिया, उन्नत पार्किंग क्षेत्र, दिव्यांगजनों के अनुकूल आधारभूत सुविधाएं, हरित और नवीनीकृत ऊर्जा का उपयोग और पर्यावरण अनुकूल इमारतें शामिल हैं। सभी स्टेशनों का सिटी सेंटरों के रूप में विकास, शहर के दोनों छोरों का एकीकरण, स्टेशन भवनों का सुधार, पुनर्विकास, आधुनिक यात्री सुविधाओं का प्रावधान, बेहतर यातायात व्यवस्था और इंटरमॉडल इंटीग्रेशन, रेल यात्रियों को मार्गदर्शन देने के लिए एक समान और सहायक सूचक चिन्ह, मास्टर प्लान में उचित संपत्ति विकास का प्रावधान, लैंडस्केपिंग, स्थानीय कला और संस्कृति के तहत नवीनीकरण किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेल में किस तरीके का बदलाव आया है, उसकी तस्वीर मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, कर्नाटक के बंगलुरु में सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल स्टेशन और गुजरात में गांधीनगर कैपिटल स्टेशन को देखकर समझा जा सकता है, जो आत्मनिर्भर होते हुए नए भारत की एक शानदार और आधुनिक तस्वीर प्रस्तुत करता है। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन सभी 508 रेलवे स्टेशन पर आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ लिफ्ट, एस्केलेटर, कॉन्कोर्स, प्रतीक्षा कक्ष और खुदरा विक्रय क्षेत्र की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही रेल यात्रियों के आगमन एवं प्रस्थान और वाहन पार्किंग के लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी। अभिषेक सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए DD न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।